नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। आप सबको किशनलाल मैथ यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। तो मैं लेके आया हूँ आपके लिए सामान्य गणित, जिसके अंदर आज अपन चर्चा करेंगे पूर्णांक संख्या। आज अपन चर्चा कर रहे हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या पूर्णांक संख्या कल अपन पिछले वीडियो के अंदर पूर्ण संख्या की खोज की गई। तो कैसे की गई? सबसे पहले पूर्णांक संख्या, जो पूर्णांक संख्या है उसकी परिभाषा। पूर्णांक संख्या की परिभाषा परिभाषा पूर्णांक संख्या की जो परिभाषा है वो क्या है कि शून्य की ऐसी संख्या ऐसी संख्या ऐसी संख्या जो शून्य ऐसी संख्या जो शून्य मतलब जीरो के बाएं और बाएं बाएं और ऋणात्मक 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 का अर्थ क्या होता है कि माइनस, मतलब कि घटाव में जो चलने वाली संख्या है वो ऋणात्मक संख्या कहलाती है। शून्य के बाएं और ऋणात्मक संख्याएं और और शून्य और शून्य के और शून्य के दाएं और शून्य के दाएं और शून्य के दाएं और धनात्मक। धनात्मक का मतलब होता है जो प्लस में संख्याएं चलती है बढ़ते क्रम के अंदर, उसको हम धनात्मक संख्याएं कहते हैं। धनात्मक संख्याएं संख्याएं चलती चलती हैं, उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। उसे पूर्णांक संख्या पूर्णांक संख्या कहते हैं तो ये तो है पूर्णांक संख्या की परिभाषा कि जो शून्य होता है उसके जब कोई संख्या बाएं ओर चलेगी तो वो घटते क्रम के अंदर मतलब कि ऋणात्मक संख्या चलेगी, और उसके बाद में अगर कोई शून्य के दाएं ओर कोई संख्याएं चलती है तो वो संख्याएं बढ़ते क्रम में चलेगी, जिसको हम धनात्मक संख्याएं कहलाती है। अब उसके बाद में एक समझना है कि ये जो बाएं दाएं, जब हम कभी कभार क्या करते हैं हाथ से पता लगाते हैं तो हाथ से इतना पता नहीं लगा पाते हैं, तो एक जो बाएं दाएं की ट्रिक है तो वो समझिए पहले एक ध्यान से। तो जो बाएं दाएं की ट्रिक अपन यहाँ समझेंगे थोड़ा ऊपर, वो कैसे है। अब देखो जो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर होते हैं, अपन को पता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर बी पहले आता है और डी उसके बाद में आता है। अब देखिए बी और डी से समझिए, इसी के हिसाब से समझिए। जो बी का मतलब होता है बी फोर बाया, बी फोर का अर्थ क्या होता है बाया, और डी का अर्थ होता है डी फोर दाया। ये सबसे आसान तरीका है, कभी भी आप इसको अगर याद करना चाहोगे तो इसको आसानी से याद कर लोगे। ये ट्रिक है कि बी पहले आता है, इसलिए तो इधर जो भी संख्याएं चलेगी वो बाएं ओर चलेगी, और इधर जो भी संख्याएं चलेगी वो दाएं ओर जो संख्याएं चलेगी। तो ये सबसे आसान तरीका है कि बी का अर्थ बाया और डी का अर्थ दाया। तो अब देखो अपन इस संख्याएं कैसे लिखेंगे। अब इस संख्याओं की अगर बात करें तो संख्याएं थोड़ा इधर से शुरुआत करें, बड़ी लिखेंगे कि संख्याएं। अब जो पूर्णांक संख्याएं होती है वो कैसे चलती है,
बात अगर संख्याओं की जाए तो वो संख्याएं जो पूर्णांक होती है वो कैसे चलती है। तो सबसे पहले आपको एक रेखा खींचनी है सीधी। ये एक रेखा है। इस रेखा इस रेखा पर संख्याओं को कैसे चलाना है। देखो, धनात्मक और पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक को कैसे लिखा जाता है। इस संख्या के बीच के अंदर आपको सबसे एक बड़ी लाइन खींचनी है। जो सबसे बड़ी लाइन खींची गई उस लाइन पे आपको जीरो लगाना है। अब जो जीरो लगाया है सबसे बीच में, अब देखो दोनों तरफ एक रेखा खींची, इस रेखा के जो बीच में जो एक लाइन बनाई बड़ी सी, उस जो बड़ी लाइन है उस लाइन पे आपको जीरो लगाना है। क्या लगाना है? जीरो। अब जो जीरो लगाने के बाद में देखो इस लाइन के दो पक्ष हो गए। ये जो फर्स्ट पक्ष इधर का और सेकंड पक्ष इधर का इस लाइन के। अब देखो ध्यान से समझना इस बात को, बहुत अच्छे से पूर्णांक संख्याएं आपको समझ में आएगी कि जो फर्स्ट पक्ष और सेकंड पक्ष, अब देखो ये बड़ी लाइन खींचने के बाद में इसके दो पक्ष बन गए। यहाँ समझने लायक बात है। अब देखो इसके अंदर जो इस फर्स्ट पक्ष के अंदर जो भी संख्याएं चलेगी वो इस साइड चलेगी। देखो ऐसे चलेगी, तो इस साइड जो चलेगी इसका मतलब जो बाएं ओर चलेगी, किस ओर चलेगी? बाएं ओर। और उसके बाद में जो सेकंड पक्ष में जो संख्याएं चलेगी वो इस ओर चलेगी। अब देखो जीरो के बाद में चलनी है तो जो संख्याएं चलेगी वो चलेगी दाएं ओर। कहाँ चलेगी? दाएं ओर। अब जो दाएं ओर जो संख्याएं चलेगी वो कैसी संख्याएं होगी, और जो बाएं ओर चलेगी वो संख्याएं कैसे होगी, वो अपन परिभाषा से पता लगाएंगे। अब देखो, अब जो इस तरफ जो भी बाएं ओर संख्याएं चलेगी वो घटते क्रम के अंदर चलेगी। कौन से क्रम के अंदर चलेगी? घटते क्रम के अंदर। और जो बाएं ओर के अंदर जो भी संख्याएं चलेगी वो घटते क्रम में चलेगी, और दाएं ओर के अंदर जो भी संख्याएं चलेगी वो बढ़ते क्रम के अंदर चलेगी। बढ़ते क्रम। अब देखो कैसे इसके अंदर बढ़ते क्रम में कौन कौन सी संख्याएं चलती। अब देखो जो शून्य के दाएं ओर संख्याएं चलती है वो कैसे बढ़ते क्रम में, और धनात्मक संख्या चली, यहां से पता लगाएंगे कि शून्य के दाएं ओर जो भी संख्याएं चलेगी वो धनात्मक संख्याएं चलेगी। अब देखिए जीरो के बाद में अपन को पता है कि एक, उसके बाद में दो, उसके बाद में तीन, उसके बाद में चार, उसके बाद में पांच, उसके बाद में छह, ऐसे ये भी चलते 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 कहां तक चलेगी? अनंत तक चलेगी। जो अंतिम बिंदु है इसका वो भी क्या है? अनंत। मतलब कि अंतिम बिंदु कोई इसका है ही नहीं, कि इसकी पता ही नहीं लगा सकते लास्ट में कि ये संख्याएं कहां तक चलती है। अब देखो उसके बाद में अगर शून्य के बाईं ओर की बात करें तो वो संख्याएं चलेगी घटते क्रम के अंदर। जब संख्याएं घटते क्रम के अंदर चलती है तो कैसे चलेगी? देखो शून्य के अगर बाएं ओर चले तो माइनस के अंदर, माइनस का एक, माइनस का दो, माइनस का तीन, माइनस का चार, माइनस का पांच, माइनस का छह, माइनस का सात, ऐसे ये भी चलती चलती अनंत तक चलेगी। कहां तक चलेगी? अनंत तक। ये भी जो चलेगी वो अनंत तक चलेगी। अब देखिए जो संख्याएं चली, ये तो जो बाएं ओर चली वो संख्याएं कौन कौन सी थी? वो संख्याएं थी ऋणात्मक संख्या। कौन सी संख्याएं थी? ऋणात्मक। और जो शून्य के दाएं ओर चली वो संख्याएं थी धनात्मक। अब अपन ऋणात्मक और धनात्मक की बात कर रहे हैं। अब देखिए उसके बाद में अगर अपन बात करें मुख्य मुख्य बिंदुओं की, इसके बाद में ये तो हो गई संख्याएं की संख्या रेखा पर पूर्णांक संख्याएं कैसे दर्शाई जाती है। उसके बाद में अगर अपन बात करें कोई मुख्य बिंदुओं की तो इसके अंदर मुख्य मुख्य बिंदु कौन से होते हैं वो बात। कई बार एक प्रश्न पूछा जाता है कि शून्य हमेशा धनात्मक पूर्णांक होता है या ऋणात्मक पूर्णांक होता है। कई बार ऐसा प्रश्न आता है कि क्या एक शून्य ऋणात्मक पूर्णांक है, क्या एक शून्य धनात्मक पूर्णांक है। इन सब का पता लगाने के लिए अपन देखो इधर ध्यान देखिए, तो शून्य जो होता है, शून्य एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, कि शून्य मतलब कि जीरो
हमेशा धनात्मक पूर्णांक होता है, वो कभी ऋणात्मक पूर्णांक नहीं होता। शून्य हमेशा धनात्मक पूर्णांक होता है, धनात्मक धनात्मक पूर्णांक। शून्य हमेशा धनात्मक पूर्णांक होता है। अब देखो, अब ये बात ध्यान से देखना कि शून्य को कभी ऋणात्मक पूर्णांक नहीं लिखा जाता है। शून्य जो होता है वो हमेशा के लिए धनात्मक पूर्णांक होता है। गिना दोनों में जाता है कि ऋणात्मक संख्या की भी जो शुरुआत होती है वो 0 से शुरू होके अनंत तक चलती है, और ये जो धनात्मक संख्या होती है वो भी 0 से शुरू होके अनंत तक चलती है। अब देखिए, अगले मुख्य बिंदु की अगर अपन बात करें तो वो कौन सा होता है। अब आपको अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक, बहुत अच्छा प्रश्न है, सबसे सबसे छोटा ऋणात्मक, पहले सबसे बड़े ऋणात्मक पूर्णांक की बात करें, सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक, सबसे बड़ा ऋणात्मक ऋणात्मक पूर्णांक। अब देखो, सबसे जो बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक होता है वो कौन सा होता है। तो सबसे जो बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक होता है वो -1 होता है। सबसे बड़ा अगर ऋणात्मक पूर्णांक की बात करें तो -1 होता है, न कि 2, 3, 4, 7 है इसके अंदर। जैसे जैसे ऋणात्मक संख्याएं बढ़ेगी वैसे वैसे वो संख्याएं छोटी होती जाएगी। अब उसके बाद में अगर बात करें कि सबसे सबसे छोटा सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक, सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक होता है वो होता है अनंत, क्योंकि अपन सबसे छोटे ऋणात्मक पूर्णांक ज्ञात नहीं कर सकते। अगले मुख्य बिंदु की अगर बात करें तो वो कौन सा होता है, सबसे सबसे छोटा सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक, सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। अब जो सबसे छोटे अगर धनात्मक पूर्णांक की बात करें तो वो कौन सा होता है। तो सबसे छोटा जो धनात्मक पूर्णांक होता है वो होता है 0। सबसे छोटा जो धनात्मक पूर्णांक होता है वो क्या होता है, 0। अब ये तो हो गई अपन ने मुख्य मुख्य बातें। एक और इसके अंदर मुख्य बात अगर लिख ले कि अगर आपको पूछ लिया जाए कि सबसे सबसे बड़ा ऋणा धनात्मक पूर्णांक, सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक, सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक, सबसे बड़े अगर धनात्मक पूर्णांक की बात करें तो वो कौन सा होता है, वो होता है अनंत। वो कौन सा होता है, अनंत। अनंत वो होता है अनंत। अब ये बातें मेन इसके अंदर पूर्णांक संख्या के अंदर, और अगली बात करेंगे अपन इसके बाद में। तब तक एक आपके लिए इसके अंदर कमेंट में जरूर बताना। आपको मैं एक प्रश्न दे रहा हूं कि -5 व -7 में सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा है, सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा, सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा है। ये आपके लिए एक प्रश्न है, कमेंट में जरूर बताना कि -5 व -7 में सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा है। तो सभी विद्यार्थी दोस्त, सभी दोस्तों को नमस्ते।